बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप सबको जुमा मुबारक और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका रहमतों और बरकतों वाला गुजरे। अच्छा, जिस तरह से हम लोग आ रहे थे, आज तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो मैं देख रही थी कि एक जो कार है बड़ी स्पीड से गुजरी है और बाइक पे एक शख्स जा रहे थे, उनकी शलवार कमीज पे सारा कीचड़, मतलब इतना बुरा एक तो इम्प्रेशन भी पड़ता है, दूसरा ये कि वो अगला बंदा भी दफ्तर जा रहा है, उसके कपड़े तो सारे ख़राब हो गए ना। तो इन चीज़ों का एहतियात करें क्योंकि इस मौसम में, क्योंकि मौसम मानसून का है, बारिशें होती हैं, तो जब जा रहे हो रास्ते में तो दूसरों का एहसास करते हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमें गाड़ी दी है तो हमें गाड़ी चलाने की तमीज़ भी अल्लाह ताला जो है वो हमें दे, हमें ये दुआ करनी चाहिए। मतलब हम देखते नहीं है, राहगीरों की जानिब तो देख ही नहीं रहे होते। एक तरफ तो बाइक वाले हैं, बाइक वालों का भी मैं जिक्र करूँगा कि बाइक वालों मतलब कि 50 रुपये खर्च कर लो यार, आप लोग पीछे मतलब कि वो उसको डुमची में रखा लगा जाता है, वो आप नहीं लगवाते हैं। यानी कि जो पीछे आपको कीचड़ जो है पिछली बाइक वाले के ऊपर, गाड़ी वाले के ऊपर जो है वो आ रहा होता है, वो भी ना किया करें। लेकिन गाड़ी वाले क्या करते हैं, उनको तो मसला नहीं, शीशे ऊपर है, हाँ, जितनी मर्जी स्पीड पे जा रहे हैं, वो किस बेचारे पे जाना है, साइकिल वाले पे, राहगीर पर या फिर बाइक वाले पर, उनका तो सोचा ही नहीं जा रहा होता। और जहाँ पर खड्डा होगा ना, वहाँ पर तो अपना फ़र्ज समझेंगे कि गाड़ी वहाँ से तो स्पीड पे गुजारनी है क्योंकि पानी वहाँ पर इकट्ठा हुआ होगा, उनको कीचड़ तो कोई होगा। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं। जो बाहर जो लोग हैं, जिस तरह से गाड़ी में नहीं है, जो पैदल सफ़र करने वाले हैं या फिर बाइक्स पर है, साइकिल पर जा रहे हैं, सारा नुकसान उनका होता है क्योंकि वो लोग भी अपने काम पर जा रहे होते हैं। उनके साथ मतलब इस तरह से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। एक तो पहले ही वो बेचारे इस तरह की सवारी पे होते हैं, दूसरा आप उनके कपड़ों का ऐसे बेड़ा गर्क करें तो ये चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं होती हैं। प्रैक्टिस में लेकर आएँ कि आपने आराम से अच्छे तरीके से गाड़ी चलानी है और दूसरों का ख़ास तौर पर ख्याल। आप ये सोचें कि इकरा गाड़ी चला रही है और आप गाड़ी वाले हैं और आप पैदल जा रहे हैं, इकरा आपके साथ ये करेगी तो आपको कितना बुरा लगेगा। चाहे आप दफ्तर जा रहे हैं, चाहे आप घर जा रहे हैं, चाहे आप मैले कपड़ों में क्यों नहीं है, आप बाजार से कोई चीज़ लेने के लिए गए थे, आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसी तरह से हर उस शख्स को बुरा लग रहा होता है। आपको जितनी भी देर हो रही है, जो भी मामला है, कम से कम ध्यान करें। जहाँ पर आप देखें थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है और आगे से कोई आ रहा है चलता हुआ, तो स्पीड स्लो कर लें, कुछ भी नहीं होगा। यकीन कीजिए, दूसरों का एहसास करना सीखिए। बड़ा संजीदा, और ये मतलब हमें एथिक्स जो हैं ये बचपन से ही सिखाए जा रहे होते हैं, हमें बताया जा रहा होता है ऐसा करना है। लेकिन अल्लाह ने हमें गाड़ी दी है, एक अच्छी सवारी दी है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। और जो बाकी लोग हैं उनका बिल्कुल, हम जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग पैदल चल रहे होते हैं ना, वो बेचारे पहले ही वो जो कीचड़ होता है ना उसमें से अपने आप को बचा के गुजर रहे होते हैं कि हमने यहाँ कीचड़ में ना पाँव लग जाए, वहाँ ना लग जाए। लेकिन अगर आप लोग उनके साथ ऐसा कर देंगे तो उनके बचाने का क्या फ़ायदा फिर अपने आप को। और वो उनको पहले ही पता लग जाता है ना, मतलब उनके आप एक्सप्रेशन देखें ना, आप गाड़ी चला रहे हैं तो उनके एक्सप्रेशन देखें ना, एक्सप्रेशन यही होते हैं कि ये अब कोई कार्रवाई डालेगा, ये हमारे जो है ना कपड़े जो हम बचाने की कोशिश कर रहे थे वो करेगा। और ख़ास तौर पर आज जुमा है, जुमा अदा करना है, जुमे की नमाज़ पढ़नी है लोगों ने, तो उनके कपड़े जो हैं वो पलीद हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आम तौर पर ज़िंदगी में ख्याल रखा कीजिए। हम देख रहे हैं कि रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, SOPs पर हम अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़े शहरों की बात कर ली जाए तो कोरोना केसेस की यौमिया शरह में अब हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। अच्छा, यौमिया बुलंद तरीन शरह रावलपिंडी में 30.93% है, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत की बात करें तो गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद दुगनी हो गई है। और अदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में अब तक 10 साल से कम उम्र के 10,000 बच्चों में भी कोरोना जो है वो वायरस जो है उसकी तशख़ीस हुई है। अच्छा, हम पहले ना बरतानवी वेरिएंट की बात कर रहे थे कि बच्चों में तेज़ी से फैलता है। अब जब डेल्टा वेरिएंट है, इस हवाले से भी हमें जानना है कि बच्चों पर क्या ये भी तेज़ी से असर कर रहा है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, लेकिन बच्चों पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट कर रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, अगर खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर लें तो हुकूमत ने कोरोना वायरस के वार में तेज़ी आने पर वैक्सीनेशन के यौमिया हदफ में भी इजाफा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 1,40,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में यौमिया कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया। हम साहब, अच्छा, एक दिन में 11,58,744 अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। खैर, जब लोगों से जानने की कोशिश की गई कोरोना के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से ख़ास तौर पर, कि क्या जो वैक्सीनेट करवाने के लिए जब वो जाते हैं तो उनको आसानी होती है, मुश्किल होती है, वैक्सीन के हवाले से लोग राय क्या रखते हैं अमूमी तौर पर, वो हमने जानने की कोशिश की, आपको वो सुनाते हैं।
आने वाले कम है, तो प्लीज़ मैनेजमेंट को चाहिए कि थोड़ा बढ़ा दें तो सब आसानी से लगवा सकें जल्द से जल्द। सबसे बड़ी जो परेशानी या मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है, कोई भी आ रहा है उसको ऐसे ही भेज रहे हैं, जो लाइन में खड़े हैं उनका क्या कसूर है। वैक्सीनेशन के अमल के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं वो शहर की आबादी के हिसाब से कम है, पब्लिक ज़्यादा आ रही है और वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कम है। लोग लाइन में खड़े हुए हैं और 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े होने के बाद लोग वापस जा रहे हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करें ताकि और अमले को बढ़ा दें, ताकि ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को जो है वो लगवाएं और आगे जो है अपने फैमिली को और शहर को जो है महफूज बनाएं। तमाम लोगों को यही कहता हूँ कि आप सब वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना का ख़त्मा हो सके। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है, वैक्सीन करा रही है गवर्नमेंट ताकि मरीज़ जो मतलब आवाम है उनमें कोरोना न फैले। आप इंडिया का देख लें, वहाँ पे वैक्सीन नहीं हुई थी, कितनी अमवात हुई हैं। वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करा लिया है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। जी आज मैंने सेकंड डोज़ लगवाई है, पहली भी डोज़ लगवाई थी तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ मुझे। आज मैंने दूसरी डोज़ लगवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है लगी है डोज़ दूसरी भी, मुझे बुखार वगैरह नहीं हुआ है। दूसरी डोज़ लगाने पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई मसला का नहीं, इंतज़ाम है सही बिठे थे, इंतज़ाम ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। अवामी राय आपने देखी है, मिला जुला रद्द अमल है और ये पूरे पाकिस्तान से क्योंकि लोगों से पूछा गया था तो ये कहा गया कि कुछ बेहतर फैसले बेहतर जो है इंतज़ामात कर लिए जाएं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ख़ासतौर पे कराची की जब हम बात कर रहे थे, जो कराची से लोग बात कर रहे थे वो कहते प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रश बहुत बढ़ जाता है जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो तादाद बढ़ा दी जाए और थोड़े से इंतजामात ज़्यादा बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है। जितने लोग भी अपने आपको वैक्सीनेट करा रहे हैं वो पैगाम भी यही दे रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं हुआ ऐसा, आप अपने आपको वैक्सीनेट कराएं क्योंकि वैक्सीनेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर बात कर लेंगे, हमारे साथ डॉक्टर फैसल महमूद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब हम बच्चों की पहले बात कर रहे थे, पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमने बरतानवी वेरिएंट की बारी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को बोला था कि बच्चों के हवाले से एहतियात करें, पहले बच्चों पर इस तरह से असरअंदाज बरतानवी वेरिएंट नहीं हो रहा था, लेकिन डेल्टा के हवाले से कोई ख़ास उस पर बातचीत नहीं हुई है, वो हमें बताएं कि स्टडीज़ क्या कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम एंड शुक्रिया बुलाने का। तो ये है कि जब भी कोई वेरिएंट आता है ख़ास तौर पर इतना तेज़ से फैलता है तो बड़े बच्चे सभी इसमें मुतासिर होते हैं और हम ये देखते हैं कि घरों के अंदर ख़ास तौर पे बहुत सारे जो अफराद हैं अब वो इन्फेक्ट होते हैं, यानी कि घर में किसी एक को लगता है ये वाला वेरिएंट तो सभी को लग जाता है और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को खास टारगेट कर रहा है, इस वजह कि ये फैल ज़्यादा रहा है, बच्चे वैसे भी घर पे ज़्यादा हैं, स्कूल बंद हैं तो वो भी मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब बच्चों को तो वैक्सीन का अभी तक कोई पाकिस्तान में ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई, लेकिन हम देख रहे हैं महाराज जो है उसमें ऐसी प्रैक्टिस कर दी गई है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो ऐसी गाइडलाइंस कोई पाकिस्तान के लिए भी आई हैं अभी कि नहीं? नहीं जी, अभी तक नहीं आई हैं। अभी तक बच्चों के लिए हमने ये अप्रूव नहीं किए वैक्सीन, मगर इस पर ऑब्वियसली काम शुरू हो जाएगा। चक्कर ये कि हमारे पास अभी ऑलरेडी बड़ों का इतना बड़ा लोड है जिसको हमको पुर करना है और फिर हम बच्चों पे ऑब्वियसली आएंगे, बिकॉज बॉटम लाइन ये है कि शदीद बीमारी ज़्यादातर बड़ों में ही होती है और बूढ़ों में खास तौर पे, बच्चों में बीमारी इतनी शदीद नहीं होती है, पता है कभी कभार हो सकती है, मगर ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा माइल्ड बीमारी होती है। लेकिन डॉक्टर साहब मतलब कि वो बच्चे हम देखते हैं कि बच्चों को सांस के मसाइल होते हैं, दीगर मसाइल बच्चों के अंदर भी होते हैं, बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तब भी क्या बच्चों को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वैक्सीन लग सके? क्योंकि जो पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही है उनमें से भी कुछ वैक्सीन हैं जिनकी इजाज़त मिल गई है बच्चों को लगाने के लिए। जी, तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि बच्चों का वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए तो बच्चों के लिए अप्रूव नहीं है वैक्सीन। इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस डेटा की बुनियाद पे ये दूसरे मालिक ने अप्रूव किया है वो डेटा भी आम सॉर्ट ऑफ पब्लिश हुआ नहीं है, वो वो हमारे पास अभी तक नहीं आया, उन्हीं के पास है। अगर वो डेटा फराम होता है आता है तो ऑब्वियसली ये अप्रूव हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, अब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पे कराची पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हम देख रहे हैं, और जब हम लोगों से पूरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, अभी आपने भी लोगों की गुफ्तगू सुनी, कराची वाले ख़ासतौर पे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया और हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और फिर ये भी खबरें आ रही थी साइनोफार्म हो गई, साइनोवैक हो गई, इनकी कमी है कराची के अंदर, क्या ऐसा ही है? तो प्रेशर वाकई बहुत ज़्यादा है, अभी कराची में वैक्सीनेशन लगाने का कतारें बहुत लंबी चल रही हैं और इसी वजह से कुछ वैक्सीन सेंटर जो हैं अब उसको 24/7 कर दिया गया है ताकि थोड़ा सा लोड ऑफसेट हो। इसके साथ साथ ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि अमला जो है, इवन दो कहना आसान है कि अमला बढ़ाया जाए,
मगर अमला बढ़ाना आसान नहीं है। आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना ही है, और इस सिलसिले में फिर नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स जहाँ से भी एक्स्ट्रा अमला ले सकते हैं वो आई नो गवर्नमेंट उसको ले रही है, मगर इसके बावजूद रश काफ़ी ज़्यादा है। और वैक्सीन की कमी की बात यह है कि वैक्सीन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर किसी एक सेंटर में रश बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे वैक्सीन खत्म हो सकता है, एंड बाय टाइम वहाँ पे हम दूसरे सेंटर से वैक्सीन उधर फराहम करते हैं तो ऑब्वियसली ये खबर आती है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे और वैक्सीन की सूरत हाल बारे आपने बताया। अभी हम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि जो वीज़ा एक्सपायर हो गया है, दरख्वास्त जो की गई थी तौसी की वो मुस्तरद कर दी गई है, तो उन्होंने यही कहा कि राइट ऑफ अपील रखते हैं, और ये हमें बताया गया है कि राइट ऑफ अपील जो है वो हमारे पास मौजूद है और अपील जो है वो वकला की जानिब से कर भी दी गई है। अब कानूनी निकात क्या है उनको जानना बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर राशिद असलम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राशिद असलम साहब। कहिएगा, नवाज शरीफ साहब की वीज़ा तजदीद की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई है और उनके पास क्या ऑप्शन है कानूनी? अब नवाज शरीफ साहब की जो एप्लीकेशन थी उन्होंने बेसिकली मेडिकल ग्राउंड्स के बेस पे एप्लीकेशन सबमिट की थी। अब जब होम ऑफिस के पास ऐसी एप्लीकेशन जाती है तो उसमें जो मेडिकल ग्राउंड्स होती हैं उसमें मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, डॉक्टर की रिपोर्ट होती है। तो जब एप्लीकेशन की गई उसके बाद होम ऑफिस ने जब उसको कंसिडर किया तो होम ऑफिस उस पर सेटिस्फाई नहीं हो पाया। होम ऑफिस ये समझता है कि उनको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। अब उसमें जब ये डिसीजन आया और रिफ्यूजल आया तो उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब के पास अपील का राइट है। मींस नवाज शरीफ साहब 14 दिन में इस फैसले के खिलाफ यहाँ के फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अब अगर वो अपील करते हैं, जो कि अभी इतलात ये आई हैं कि अपील उन्होंने फाइल कर दी है, तो एटलीस्ट 3 से 5 माह लगेंगे उस अपील को फिक्स होते हुए हेयरिंग के लिए। जब वो हेयरिंग के लिए फिक्स होगी तो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल का जज उसको सुनेगा और फिर वो अपना डिसीजन देगा। ये भी राइट है कि अगर वो कोई और फर्दर एविडेंस जमा करवाना चाहें अपने अपील बंडल में जो कि हेयरिंग से पहले सबमिट होता है तो उसमें वो करवा सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल का जज इस हेयरिंग में नवाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन और अपील को रिफ्यूज़ करता है तो उनके पास फर्दर राइट है उस फैसले के खिलाफ अपील करने का, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल का जज रिफ्यूज़ करता है तो उसके खिलाफ फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल की परमिशन टू अपील हो सकती है या अपर ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के बराबर है वहाँ पे अपील हो सकती है। अगर वहाँ पे भी ना हो और कोर्ट ऑफ अपील की परमिशन आ जाए तो कोर्ट ऑफ अपील में एप्लीकेशन हो सकती है, अपील हो सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। इस पूरे अरसे में कोई ये जो पूरा दौरानिया है वो तकरीबन आप कह लें 10 से 12 माह का दौरानिया होता है जिसमें ये सारे अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं या अपील का पूरा फैसला मुकम्मल फैसला आ जाता है। ठीक है साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा कि वैसे तो ये भी क्लियर कर दें कि इससे पाकिस्तानी हुकूमत का या पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है कि जो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। खैर अब नवाज शरीफ साहब की जो सूरत हाल है हम वो देखें, पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से बाहर जाना पड़ता है, क्या उनको डिपोर्ट किया जाएगा या वो कहीं और जा सकते हैं? क्या तरीकाकार होगा? आप इमिग्रेशन के माहिर हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि उसमें पाकिस्तान हुकूमत की काविशें हैं इस डिसीजन के हवाले से। कि होम ऑफिस का टिपिकल अपना डिसीजन है, जो उनकी प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं, उनकी डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक दिया गया है और इसी वजह से उनको राइट ऑफ अपील भी मिला है। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से अगर वो कहीं जाना चाहें, फर्स्ट करें वो पाकिस्तान वापस आना चाहें, तो शेख रशीद साहब ने कहा है कि वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनको इशू करने को तैयार है। उसके अलावा अगर वो किसी और मुल्क जाना चाहें तो यहाँ से भी होम ऑफिस के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि उनकी अपील अभी यूके में पेंडिंग है। मीन्स उनके पास प्रॉपर वीज़ा नहीं है, उनके पास सिर्फ ये है यहाँ रहने का हक इस बुनियाद पे है कि उनकी अपील पेंडिंग है। ठीक है बैरिस्टर, शुक्रिया आपका। लंदन से आप हमारे साथ मौजूद थे और आगाह कर रहे थे कि कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब का स्टेटस इस वक्त बरतानिया में रहते हुए क्या है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज दुनिया जानती है जब भी पाकिस्तान और भारत का मामला आता है तो जहनों में कशीदगी का ख्याल ही आता है, मगर लंदन में मौजूद एक पाकिस्तानी नौजवान गाजी तैमूर, जिन्होंने भारतीय शहरी को उसका खोया हुआ बटुआ लौटाकर
मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम दिया। हमने आपके साथ पूरी स्टोरी ये शेयर की थी कि किस तरीके से आगाज़ हुआ, बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहे थे, उनको बंदा मिल नहीं रहा था, राहुल की तलाश में थे वो। वैसे तो जो राहुल और अंजलि का मामला चल रहा था, जो उन्होंने बताया भी, उसको कोट भी किया, वो राहुल अंजलि को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे अंजलि राहुल को ढूंढ रही थी और राहुल नहीं मिल रहा था कहीं से। लेकिन आखिरकार पता चल गया, राहुल के ऑफिस पहुंच गया और राहुल को बहुत अच्छा लगा कि एक पाकिस्तानी जो है वो, उसको मेरा वॉलेट मिला और वो कहाँ से ढूंढता हुआ, जो सोशल मीडिया से भी मैं नहीं मिला था, तो मुझे मिल गया। और फिर चर्चे हुए गाजी तैमूर। बिल्कुल, गाजी ने तो बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की और उनको बटवा ढूंढ के दिया। खैर, बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। हम बात कर लेते हैं, गाजी तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तैमूर। सबसे पहले तो हमें कुछ अपने बारे में भी बताइएगा। ट्विटर पर आपने जो है वो प्रोफाइल के मुताबिक तो आप लाहौरी हैं, रह लंदन में रहे हैं और तालीमी मैदान में कुछ और करना चाहते थे। आखिर ये मिला जुला चीज़ें जो हैं, ये मौमा है क्या? जी, मैं लंदन में आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्वालिफाई हुआ था। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे लंदन में काम करता था, लेकिन कुछ साल पहले आई डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ माई लंदन लाइफ। अब मैं लाहौरिया हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ। आई लेफ्ट लंदन अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। मैं मास्टर्स के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया था, उधर से मैंने अपना मास्टर्स किया एंड आई केम बैक टू लाहौर. Lahore, I work in the education sector. Currently, I work for Lums University, but I also run a lot of different social initiatives, including a non-profit, जिसमें हम गरीब बच्चों को तालीम देते हैं. और उसके अलावा I want to continue working in the education sector. और एजुकेशन सेक्टर में मेरा बहुत एक फर्म अकीदा है, एक फर्म बिलीफ है, वो ये कि हम अपने बच्चों को तालीम तो देते हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत की कमी रह जाती है हमारे स्कूलों में और हमारे एजुकेशन सेक्टर में. सो जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, सोशल इमोशनल लर्निंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और वो एक काम मैं करना भी चाहता हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि हम अपने जो बच्चों को जब तालीम देते हैं, तालीम में सिर्फ हम उनको इंग्लिश पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, साइंस पढ़ना ना सिखाएं, बल्कि उसके साथ साथ उनको उनकी सोशल इमोशनल ग्रूमिंग, उनको एम्पैथी यानी हमदर्दी, उनको टॉलरेंस यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, ये सब हमारी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर शामिल होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे जब बड़े होके जो पढ़े लिखे इंसान बने, वो सिर्फ पढ़े लिखे इंसान ना हो, बल्कि वो खुश इखलाक इंसान, टॉलरेंट इंसान, एक दूसरे से हमदर्दी करने वाले इंसान, ताकि हमारा मुआशरा एक साथ मिलकर. ठीक है गाजी, हमें ये ज़रा स्टोरी तो बताए ना कि वॉलेट आपको मिला कहाँ से था, फिर आपने ये फैसला क्यों किया कि जी मैं ट्विटर पर सबको इन्फॉर्म रखूंगा, लोगों को बताता रहूंगा साथ साथ कि अब क्या हो रहा है. तो जी थर्सडे की बात है कि मैं अपने जिम से दोपहर को वापस आ रहा था, तो मैंने रास्ते में एक वॉलेट जमीन पे गिरा हुआ देखा है. शोर्डिश हाई स्ट्रीट लंदन में एक इलाका है, उधर मैंने इधर के देखा तो काफी बिजी एरिया था, तो मुझे लगा कि अभी किसी ने वॉलेट किसी का गिरा होगा, तो लेकिन अभी कोई क्लेम करने वाला नहीं था. और मेरे दिमाग में फौरन टेंशन हुई कि जिस भी बंदे का वॉलेट गुमा है वो बेचारा परेशान होगा अभी, तो उसको फौरी तौर पे वॉलेट वापस दिया जाए. उसके अंदर जब मैंने देखा है तो एक कार्ड मैंने निकाल के देखा, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था राहुल, किसी नामी शख्स का ये वॉलेट था. तो फौरी तौर पे अब जो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने जाके सोशल मीडिया पे उस बंदे को ढूंढने की कोशिश की. सोशल मीडिया पे वो मुझे बंदा नहीं मिला. उसके बाद मैंने गूगल किया कि कहीं वो बंदा मुझे किस तरीके से मिले, वहां पे भी नहीं मिला. तो मुझे लिंक्डइन एक वेबसाइट है, वहां पे जाके मैंने उस बंदे को ढूंढा, तो वहां पे मुझे राहुल मिला. जब वहां पे मैंने जाके उसको ढूंढा, उसको मैसेज करने की कोशिश की, तो वो मैसेज जाने थ्रू नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी प्रोफाइल ब्लॉक थी. तो मैंने देखा वो काम कहाँ करता है, और फिर जाके ढूंढा कि उसकी काम की लोकेशन क्या है, और फिर देखा कि उस काम की लोकेशन वगैरह देख के मुझे पता चला वो काम उसका कितना दूर नहीं है, तो वही वो शख्स होगा. मैं भाग के गया जाके और फौरन उसकी काम की जगह पे, और वहां पे जाके उसको मैंने उसके हाथ में वॉलेट पकड़ाया. तो जैसे मैं उसके ऑफिस में एंटर हुआ और उसके मैंने जाके पूछा कि ये आपका वॉलेट है, तो वो शॉक में था, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये किस तरीके से किसी ने मुझे ढूंढ के निकाला है. तो ये पूरा माजरा था, ये मैं ट्विटर पे साथ साथ डाल रहा था और अपने दोस्तों से भी मशवरा कर रहा था कि यार मैं क्या करूं, किस तरीके से उस बंदे को ढूंढूं. और जो ट्वीट थी, जो एक 8-9 ट्वीट्स जो बनी. गाजी, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो बड़ा मुश्किल आप बता रहे हैं अमल था सारा, तो ये कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये कार्ड पुलिस के हवाले कर दूं और वो मतलब खुद ढूंढ और मैं अपनी राह लूं? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था कि मैं ये वॉलेट को छोड़ के चले जाऊं वहां पे, या मैं कोशिश ना करूं इसको उसके मालिक तक वापस पहुंचाने के लिए. इसलिए क्योंकि
और ये एक चीज़ है जो हम सब के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में पेश आई है कि हमारे पास कोई चीज़ होती है और वो गुम गई या गिर गई या ज़ाया हो गई या वो, और उसका जो स्ट्रेस, उसका सदमा और उसके जो वो एक एंग्जाइटी उससे रिलेटेड होती है, मैं कम्प्लीटली उससे मैं समझ सकता हूँ कि वो भी शख्स के उसके ऊपर क्या गुजारी होगी जब उसकी चीज़ गुमी। तो लिहाजा मेरे जैसे ही मुझे वो वॉलेट मिला तो मैंने अपना एक मकसद बना लिया कि यार आज मैंने किसी ना किसी तरीके से इसको अपने हकदार तक पहुंचाना है। उस वक्त पुलिस को दिया जा सकता है, वो मुझे नहीं पता था कि उस वक्त क्या मैं करूं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरा था जो समझ वैसे मेरी टेंशन भी बढ़ी थी कि जो वो ये ना हो कि अपने बैंक के कार्ड्स कैंसिल करा दे या वो मुझे मिले ही ना। तो इसलिए मैं जल्दी तगो दाव जो है वो उसको मैंने तेज की। और ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ है जो एक चीज़ उसकी गुमी थी वो उसके वापस मालिक तक उसी टाइम में पहुंच गई। उसने अपने बैंक के कार्ड्स नहीं कैंसिल करवाए हुए थे, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि ही वाज वेरी हैप्पी जब उसके हाथ में मैंने जाकर वॉलेट पकड़ाया। तो वो एक बड़ा मेरे लिए भी खुशी के बायस है कि किसी की जो है वो मुश्किल आसान हो गई और उसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर यहाँ पे अगर वॉलेट गुम जाए या बैंक कार्ड्स गुम जाए तो उसके ऊपर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, लोग जाके उस पर जाके खरीदारी कर सकते हैं, उसको गलत तौर पे यूज कर सकते हैं, गैंग्स के हाथ में रख सकते हैं वो कार्ड्स वगैरह। तो लिहाजा उसको जो वॉलेट और उसकी जो चीजें उसके अंदर थी वो उसको वापस जब मिली तो वो बहुत खुश था और अल्लाह का शुक्र है वो खुशी जो है आई एम ग्लैड उसकी खुशी देखी तो वो मुझसे। अच्छा गाजी, ऐसा लग रहा है कि गाजी जासूस के नाम से जो है ना ये नाम मशहूर ना हो जाए, मतलब जासूसी नॉवेल्स वाली कोई स्टोरी लग रही है कि कुछ गुम हो गया है तो गाजी तैमूर से रब्ता करें, सब कुछ ढूंढ निकालेंगे। डिटेक्टिव जो है ये कोई आप स्टोरीज ऐसी देखते रहे या पढ़ते रहे? जी मेरा ख्याल है इस पूरे इंसिडेंट में नहीं जी, डिटेक्टिव एजेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लोगों को किसी का बिल्कुल हक है। तो डिटेक्टिव एजेंसी तो नहीं, लेकिन इससे किस तरीके से आगे लेके जाना है वो ये कि एक हमदर्दी का एलिमेंट, एक काइंडनेस का एलिमेंट जो कि हमारे स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए, बड़ों को सिखाया जाए कि किस तरीके से दूसरे लोगों को अजियत नहीं पहुंचानी, चाहे वो फिजिकली इन पर्सन हो या चाहे वो डिजिटल स्पेसेस पे हो। जो तो आगे जाके मैं किस तरीके से इस चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा वो यही कि एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू लोगों को हमदर्दी, एम्पैथी सिखाई जाए ताकि हम जो है एज ए मुआशरा हम बेहतर लोग बन सकें, एक दूसरे की मदद करके ये दुनिया जो है इस काबिल हो कि यहाँ पे हम रह सकें और आपस में जो अजनबी लोग एक दूसरे की जब मदद करेंगे तो इसी तरीके से एक पूरा मुआशरा। अच्छा गाजी, ये जो आपने ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल कायम की हमें तो बहुत पसंद आई है। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस पूरे वाक़े पर आपको किस तरह से रिस्पॉन्स किया और उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा वायरल हो जाएंगे? जब ये इंसिडेंट वायरल हुआ है और जब न्यूज़ पे आना शुरू हुए हैं और लोगों ने जाके न्यूज़ को देखा है तो आई हैव रिसीव्ड इतने ज़्यादा मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैं इतना शुक्रगुजार हूँ लोगों के काइंड विशेस, और लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, बड़ों ने मुझे दुआएं दी हैं और लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा एक अमल था। मेरी तरफ से एक छोटी सी नेकी थी और मेरे दिमाग में ये था भी नहीं कि ये इस तरीके से वायरल हो जाएगी। और मैं तो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, अगर आप वो ट्वीट्स को भी पढ़ें तो वो मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं अपने दोस्तों से वैसे बात करता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों से ट्विटर पे ही बात कर रहा था और जो मुझे मशवरे भी दे रहे थे कि चलो ये देख लो या ऐसे कर लो। तो वो इट्स जस्ट बीन वेरी ओवरवेलमिंग और मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस है कि लोगों को, एक तो ये कि लोग वो एक स्टोरी, फनी सी स्टोरी पढ़ के लोग खुश हुए और हंसे हैं, और दूसरी ये चीज़ के एक दूसरों लोगों को भी एक जैसे स्ट्रेंजर्स के साथ नेकी करने का एक कह लें कि अगर सबक मिलता है या अगर किसी को मोटिवेशन मिलती है तो वो भी मेरे लिए काबिल फख्र बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी इस नेकी की वजह से और लोगों और भी नेकियां। अच्छा ठीक है गाजी, हमें ये भी बताइएगा सरहद पार से कैसा रिस्पांस आया, भारत से कैसा रिस्पांस आया आपको, और आपने देखा सोशल मीडिया को तो भारतीय जो हैं किस तरह से आपको सराह रहे थे, और साथ जब हम किसी और मुल्क के अंदर होते हैं तो जो पाकिस्तान और भारत के शहरी हैं इनका आपस में ताल्लुक कैसा होता है, ताल्लुकात कैसे होते हैं? तो जी बहुत से, क्योंकि बॉलीवुड का रेफरेंस था और ये ट्वीट वायरल भी इंडिया में बहुत ज़्यादा हुई बॉलीवुड के रेफरेंस की वजह से भी, और न्यूज़ पे उनकी बहुत ज़्यादा आई, तो उस वजह से बहुत से ऐसे इंडियंस ने मुझे मैसेज किया मेरे ट्विटर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, उसमें कमेंट किया और बड़ों ने शाबाश दी, लोग इस बात पे हंसे और जिस तरीके से वो लिखी गई थी सारी ट्वीट वगैरह, और इंडियन बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने भी कुछ उन्होंने उसको शेयर किया। तो मेरा ख्याल है कि दैट्स बीन वेरी हार्ट वार्मिंग, क्योंकि
एक इंसानियत का एक पहलू, जिसमें कोई फिलहाल पॉलिटिक्स की या कोई इस तरीके की बात नहीं थी, जिसमें सिर्फ एक इंसानियत का पहलू था कि एक अजनबी को किसी दूसरे अजनबी ने ढूंढ के उसकी चीज वापस पहुंचाई है, और वो वाला एस्पेक्ट जो है वो दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर्स ने लोगों ने उसको सराहा है। तो उस चीज के बारे में मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि एक इंडिया की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है ओवरऑल दिस इंसिडेंट, जिसने मुझे भी ज़ाती तौर पे बहुत खुशी दी, और आपस में पाकिस्तानी और इंडियंस का जो इंटरेक्शन हुआ है इस पूरे माजरे में और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, वो भी बहुत ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रहा है। So that's been very good news for me and I'm very pleased कि किस तरीके से ये गाजी, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और पूरी स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की। बड़ा कमाल आपने काम किया, इसीलिए आपको सराहा भी जा रहा है। अच्छा, इकरा होता क्या है, ख़ासतौर पे लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते जब आपका वॉलेट गुम जाता है ना, तो पैसे जो अंदर होते हैं, बाहर तो शायद इतने पैसे नहीं, कार्ड ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है, तो कैश इतना ज़्यादा नहीं होता। जो कैश होता है ना, वो हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों ने रखा होता है, लेकिन परेशान कैश के लिए नहीं होते। आईडी कार्ड दोबारा बनाना पड़ेगा, लाइसेंस जो है वो दोबारा बनाना पड़ेगा, जो मेरे बैंक कार्ड्स हैं वो क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, वो दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो ना लोगों को ज़्यादा परेशानी उनकी हो रही है। अच्छा, हमारे साथ मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है ना, तो फिर उसमें टेंशन ही होती है और दोबारा बनाने में भी इतना टाइम लग जाता है कि यार अब कब जाएंगे, टाइम निकालना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और पहाड़ लगता है। मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने फिर ना 2 साल तक अपना आईडी कार्ड नहीं बनवाया ना, मतलब मैं कि यार अब क्या जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन बना लेना चाहिए, फौरी बनवा लेना चाहिए। मैंने तो गलत किया कि नहीं बनवाया, लेकिन ऐसा होता है कि फिर लोग ना डिले करते चले जाते हैं, डिले करते चले जाते हैं। आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। कुछ लोगों को ये भी होता है ना कि आईडी कार्ड अगर गुम गया तो हो सकता है कोई भी एड्रेस देके उस पे दोबारा से, लेकिन नहीं आता, लेकिन आता ही नहीं है। अगर आप लोगों में से कभी भी किसी गाजी के हाथ में नहीं लगा हाँ, गाजी के हाथ में नहीं लगा, इसीलिए किसी का भी आईडी कार्ड मिले तो आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उस आईडी कार्ड को उसी पते पे दोबारा से पोस्ट कर दें। हाँ, ये सबसे आसान चीज़ है कि अगर आप लोग, वैसे तो सारा ही जो अंदर कैश है, जो पैसे हैं वो भी वापस भेजें, लेकिन कम से कम कार्ड्स जो है ना वो फौरी भेज दिया करें। और देखें, ये हमारे लिए जो है हम सबक सीखते हैं ऐसी चीज़ों से कि अब राह चलते एक चीज़ पड़ी हुई थी, उठाई और उससे बहुत मुश्किल से जाके उन्होंने हैंड ओवर किया, कोई आसानी से नहीं किया। हम तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर कार्ड मिले, ऊपर पता मौजूद होगा। खैर, आगे चलते हैं। और इतनी अच्छी बात के बाद अब हम कुछ बात करेंगे डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन जो है वो दुनिया भर में एक अब आम मरज़ बन गया, और कहा जाए कि शायद हर शख्स ही किसी न किसी तरह से डिप्रेशन का शिकार है। तो ये गलत नहीं होगा, हमें पता ना हो ये अलग बात है। हाँ, वैसे जिस तरह से हम बात करते हैं ना इन चीज़ों के गुमने की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है इंसान को, इसी तरह के भी डिप्रेशन होते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक खैर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की 34% आबादी जो है वो जहनी दबाव का शिकार है। वैसे तो डिप्रेशन का इलाज कई तरह से मुमकिन है, मगर अब जो है सेहत बख्श खानों के जरिए भी डिप्रेशन पर काबू पाया जा सकता है, ये भी सामने आई बात। जब वो तुमने बात किया ना कि वो अपनी कोई चीज़ गुम जाए तो उससे भी होता है, मेरा भी जब हुआ, मैं बार बार बेल होती थी, मुझे लगता था शायद डाकिया आया होगा और आगे मुझे कार्ड दे जाएगा। खैर, हम ग़िज़ा की बात कर रहे हैं। दिमागी सेहत का और ग़िज़ा का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है, और ग़िज़ाइयत से भरपूर जो खुराक है वो जिस्मानी सेहत ही नहीं, ज़हनी सेहत का भी तहफ़्फ़ुज़ करती है। अच्छा, सब्जियों के जहाँ बेहिसाब फ़ायदे हैं, वहीं जो कहते हैं ना कि हरी सब्जियाँ जो है उनकी भी फ़ायदे होते हैं। अच्छा, ये सारी सूरत हाल जो है मेरा ख्याल है हमें ये डिस्कस कर लेनी चाहिए। हाँ, ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब गोंदल माहिर ग़िज़ाइयत है, उन्हें कोशिश करते हैं। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हमें ज़रा थोड़ा सा बताइए, डिप्रेशन जो है क्या वाकई ग़िज़ा से दूर हो सकता है किसी हद तक या मुकम्मल हद तक? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये कि जो डिप्रेशन है, जैसे कि आपने कहा हर इंसान को है आजकल, डिप्रेशन वाकई ही हर इंसान में है। हम उसको ग़िज़ा के साथ सबसे बेहतरीन तौर पे दूर कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जो हम खा रहे हैं वही हम बन रहे हैं। हमारा बॉडी का मेकअप जो है वो वही बन जाता है जो हमने खाया होता है। अगर हम स्ट्रेस लेते जाएंगे, हमारे एंजाइम्स वही सिक्रीट होते जाएंगे, हमारी बॉडी जो है वो डिप्रेस जाती जाएगी। अगर हम अच्छा देख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत हद तक खुद को कोप अप करती है और वो ठीक भी हो जाती है। अब जैसे बीपी के लिए कहा जाता है, अगर आपको बीपी रहता है, आप ग्रीन चीज़ें देखें, आपका बीपी जो है वो कम रहेगा, बेहतर रहेगा। अगर खाने की बात की जाए तो खाने में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब ही इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मुझे टेंशन हो रही है, मैं कुछ खा लूँ, मुझे काम नहीं आ रहा, मैं कुछ खा लूँ। हमारा माइंड भी हमें खाने की तरफ इंतजार कर रहा हूँ तो इंतजार करते हुए खा लूँगा। एग्जैक्टली, मैं कुछ खा लूँ। हमारा माइंड जो है वो खुद भी हमें कह रहा होता है कुछ दो, खाना दो, मुझे खाना चाहिए। लेकिन हमें ये डिसाइड करना कि मैंने किस टाइम पे क्या खाना है, कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हमें भूख लग रही होती है, हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, फास्ट फूड ना खा लूं, कोल्ड ड्रिंक ना पी लूं, कुछ मज़े का होना चाहिए। वो मदर्स पूछ रही होती हैं क्या खाना है, मम्मा कुछ मज़े का। हाँ, वो कुछ मज़े का जो है वो मज़े का हमें डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा, कुछ मज़े का जो है वो फिर फास्ट फूड और ये फ्राइज वगैरह इन चीज़ों की तरफ ही आता है। वो वही एंड आपको हो रहा होता है और हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अब अगर मैं ये फूड्स की बात करूं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें हील करते हैं, अगर हम सबसे पहले ग्रीन सब्जियों की आपने बात की, मैं उन्हीं की बात कर लेती हूँ। आयरन जब हमारी बॉडी में कम होता है तो हम सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और आयरन को बेहतरीन बॉडी में पूरा करने के लिए स्पिनच है। स्पिनच यानी पालक। बिल्कुल, पालक आप खाएं, आपकी बॉडी का आयरन पूरा होगा, आपका डिप्रेशन जो है वो बहुत हद तक आप कोप अप कर लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत स्वेयर केसेस में चले गए हैं तो आपको उसको फिर ज़ाहिर है मेडिकेशन और उसके थ्रू ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन तब भी खुराक जो है वो 80% अपना रोल प्ले कर रही होगी, और उस 80% को कोप अप करने के लिए हमें खानों में जाना बहुत ज़रूरी है। अब खाने के साथ पालक की जहाँ बात की, आप पालक खानी किस चीज़ के साथ है, आप चावल रोटी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, ओट्स का इस्तेमाल करें, उन सब में भी बेहतरीन जो है वो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपको डिप्रेशन से निकालते हैं। अल्लाह ताला ने सारी ग़िज़ा ही ऐसी बनाई है जो हमें उस तरफ लेके जाती है, लेकिन हम उस ग़िज़ा को खाना पसंद नहीं करते। अब दूध की अगर बात करें तो दूध जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, हम सब जानते हैं। दूध हमारे मसल्स को सबसे ज़्यादा रिलैक्स करता है जब वो हमारी बॉडी में जाता है। दूध में आप चाहे हल्दी ले लें, उसको तो वैसे ही गोल्डन मिल्क कहते हैं, और गोल्डन मिल्क जो है दैट इज़ बेसिकली गोल्ड, और जब वो हमारे मसल्स को ट्रीट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली हम हल्दी को कह सकते हैं। एंटीसेप्टिक के साथ साथ हम उसको ये भी कह सकते हैं। उसके साथ आप तोहफ़ा लंगे का दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके साथ जो है ग्रीन इलायची उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी और इलायची ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डिप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। अगर हमने देखा हो हमारे पाकिस्तान में जो चाय बनती है, बाहर तो ऐसे नहीं मिलती या बनती, कार्डमम टी या दालचीनी वाली चाय हम पी रहे होते हैं, और पीने के बाद हम कहते हैं एकदम से मुझे सुकून हो गया। वो सुकून कैफीन का भी है, लेकिन जो हमने पानी में उन चीज़ों को बॉईल किया, हमारी स्पाइसेस जो हैं वो हमें बहुत हद तक उस चीज़ से कंट्रोल करती हैं। अगर हम कंपेयर करें यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, उनसे पाकिस्तान में डिप्रेशन कम है। उनका डिप्रेशन इसीलिए कम है क्योंकि हमारे खानों में ये चीज़ें शामिल हैं। शुरू से चाहे हम वो चावल बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हर चीज़ वो ऐड करते हैं, वो हमारे मौसम के साथ, हमारे खानों के साथ हमारे अंदर जा रही है, इसीलिए हम इन चीज़ों से बचते चले आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए, लोग कहते हैं मैं बीन्स नहीं खाता, मैं दालें नहीं खाता, प्रोटीन मेरी इंटेक जो है वो गोश्त से सिर्फ पूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें, जो अगर आपने ट्रीट करना है अपने डिप्रेशन को, आप गोश्त छोड़ दें एक हफ्ते के लिए, अपने प्रोटीन इंटेक को आप अंडे और दालों से पूरा करें, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं, अंडों से भी, दालों से भी, सब्जियों से। पानी का कितना ज़्यादा इसमें अहम किरदार है? पानी भी डिप्रेशन को कम करता है? बिल्कुल, पानी, वो आपने शायद ये मीम और वो पढ़ा ही होगा, 1 गैलन पानी का पियो और वॉशरूम जाते जाओ, आपके पास कुछ और करने का टाइम ही नहीं होगा। आप सोचेंगे ही नहीं, आप वही सोच रहे होंगे अच्छा ये मेरी बॉटल लगी, मैंने इतने टाइम में ख़त्म करनी है। आपका माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अपने माइंड को ट्रेन हम लोगों ने ये भी डिप्रेशन नहीं हो जाएगा, आज मैंने पानी नहीं पिया जितना मुझे पीना चाहिए था। ये डिप्रेशन होता है, ये लोगों में डिप्रेशन है, लेकिन उसमें ये है कि आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो अपनी बॉटल खुद साथ कैरी करें, उसको पूरा कर लें। नहीं पूरा होता, आप घर वापस आएँ, आप पानी में तोहफ़ा लंगा या चिया सीड सोक करें, आप उसको कंज्यूम करें, आपकी बॉडी की सारी ज़ैनब, हमें ये भी बताएं, आपने सब्जियों की बात की है, सब्ज़ी पकाने का भी कोई ख़ास तरीका या कोई ख़ास या मखसूस ऐसा तरीका जिस तरह से सब्ज़ी नहीं पकानी चाहिए? जिस तरह से हमारे घरों में बनती है उस तरह से तो बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप बॉइल्ड दें, आप अगर खाना ग्रिल करें, फॉर एग्जांपल चिकन, मटन या बीफ जो भी है, खैर अभी तो फ्रिज भी भरी हुई होंगी उससे, उनसे कर लें, उनको स्टीम करें, ग्रिल करें, साथ अपने वेजिटेबल्स को भी स्टीम करें। अच्छा, उनको स्टीम्ड लें, उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अब स्पिनच की जैसे मैंने बात की थी पहले, पालक जो थी, पालक हमारे घरों में जब बनती है, पालक का साइज़ इतना होता है, जब वो पक के हमारे पास आती है कुछ कटिंग भी होती है, लेकिन वो ग्राइंड करके हम बनाते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पालक खाने का बेहतरीन तरीका ये है, आप उसको बॉईल कर लें, उसको ड्रेन करें उसका पानी, और फिर उसको इस्तेमाल करें।
इवन मैं आपको बताऊं, कोई कहेगा कि ये शायद पागल है, लेकिन मैं इस तरह भी इस्तेमाल करती हूँ लिटरली कि पालक मैंने बॉईल की, उसको ड्रेन किया और उसके बाद मैंने उसको लाइक नमक मिर्चें डाली और मैंने उसको ऐसे ही कंज्यूम कर लिया। अच्छा। मैं तो इवन पास्ता जब खुद बना रही होती हूँ मैं उसमें भी पालक डालती हूँ, और आप यकीन करें कि जो पास्ता मैंने वैसे बनाया है और पालक वाला पास्ता है, पालक वाला इज़ मच बेटर, टेस्ट में बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जो भी ट्राई करना चाहता है या पास्तास पसंद है, एक हेल्दी ऑप्शन है। हाँ। हम इन चीज़ों की तरफ ऑप्ट करेंगे तो हम पास्ताज और इन चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हैं। और हम पॉपे भी बन सकते हैं ना। मुझे तो जब भी पालक की बात आती है ना, मुझे तो वही कार्टून याद आता है। तो अब ये देखें, हमेशा एनर्जी की बात होती है, हमारे माइंड में एनर्जी ही पॉप अप होती है उससे। तो एनर्जी होगी तो एंजाइटी डिप्रेशन को हम खुद से अटैक कर लेंगे कि तुम कौन हो भाई, हम बड़े पालक खाता था। बिल्कुल ठीक है ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका, सब्सक्राइब का आप हिस्सा बनी और आप हमें बता रही थी कि ग़िज़ा से किस तरह डिप्रेशन से बचा जा सकता है। तो अपनी ग़िज़ा को बेहतर कीजिए और कोशिश कीजिए, लेकिन पहले हमें पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ तो नहीं रहे। लेकिन अगर जो है केस संजीदा है या फिर आप देख रहे हैं कि हमें डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए, तो फिर डॉक्टर से भी लाजमी तौर पर रुजू करें, सिर्फ ग़िज़ा से ही कोशिश न करते रहें। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बड़ा अहम मामला है जो हमने आपके साथ डिस्कस करना है, और वो डिस्कस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हमें पता है कि सदफ़ कमल ने एक बयान दिया और उनके हालिया बयान पर ख़ासी बहस हो रही है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर कोई सदफ़ पर तनकीद कर रहा है तो कोई उनके बयान की मुकम्मल तौर पर हिमायत करता हुआ नज़र आ रहा है। और बयान किस तरह का है वो हम सब जानते हैं कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो उसको कंट्रोवर्सी या कंट्रोवर्शियल वैसी बना दिया बिल्कुल ऐसे। हालांकि उन्होंने निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में सिर्फ अपनी राय का इजहार किया था, जिससे उन्होंने किसी पर मुसल्लत करने की कोई कोशिश नहीं की थी। मेज़बान के सवाल पर सदफ़ का कहना था कि औरत को अपने खावंद का ख्याल रखना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शहरोज़ का मुझे पता होना चाहिए, ना कि मेरा शहरोज़ को उनका पता होना चाहिए, लेकिन जितना मुझे पता होना चाहिए उतना शहरोज़ को नहीं होना चाहिए। खैर, उन्होंने कहा क्या था पहले आपको वो सुना देते हैं, फिर हमारे साथ शहरोज़ सब्ज़वारी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। बिल्कुल भी नहीं है, और औरत बहुत मज़बूत है। मैं तो अपने आप को बहुत मज़बूत समझती हूँ और आप भी बहुत मज़बूत होंगी बिल्कुल। और औरत बिल्कुल भी वो बेचारी नहीं है। और औरत मार्च का ये वो फिर अलग डिबेट हो जाएगी। मैंने शादी की है, मैंने उसके जूते भी उठाने, मैं उसके कपड़े भी इस्त्री करूँगी, जो मैं नहीं करती हूँ, कम करती हूँ। बट मुझे पता होता है शहरी के कपड़े कहाँ हैं, एवरीथिंग। बट मुझे पता होता है शहरी की क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और शहरी ने क्या खाना है और कब खाना है, ये मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। हाँ। ठीक है, मैं एक औरत हूँ। शहरी को मेरा नहीं पता होना चाहिए, शहरी को पता होना चाहिए, लेकिन मुझे शहरी का ज़्यादा पता होना चाहिए। मैं ये बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं देखती भी बड़ी हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म ये जो आ गया, ये लिबरल्स होते हैं लोग, आजकल के बहुत लिबरल्स आ गए हैं। तो वो चीज़ कहते हैं कि औरत, जो भी आप कह रही हैं, लेकिन मेरे लिहाज से मेरे थिंकिंग है फेमिनिज्म, मैं आदमी का, अपने मियाँ का ख्याल रखूं और उसको इज्जत दूं, और जो मुझसे हो सका मैं वो करूं जो मुझे सिखाया है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्या कहा था वो हमने आपको सुनाया है। अदाकार शहरोज़ सब्ज़वारी हमारे साथ मौजूद है। शहरोज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शहरोज़, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि ये एक नॉन इशू था, उसको वैसे ही इशू बना दिया गया, और क्या समझते हैं किन लोगों की जानिब से इशू बनाया गया? देखें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? इशू जो था एक नॉर्मल कैजुअल इंटरव्यू था। पहली बात तो ये, जो कि उसकी अपनी फील्ड से भी आपको नजर आ रहा है, एक कैजुअल इंटरव्यू। शो का नाम भी ऐसा ही है, जो बहुत मेहमान नवाज शो है। तो आप जाते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं। उस बात करने में आपसे बातें पूछी जाती हैं, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि आप पर्सनली कैसे हैं और क्या हो रहा है। उसमें जिस तरह सवाल किया गया सदफ से, सदफ ने अपने तरीके से उसका जवाब दिया। वो जवाब इतना उसने सच्चे दिल से दिया। लेकिन जो सच्चे दिल से कई भी बात होती है ना, वो दिल में लग जाती है जी। इस 4 दिन वो जो ट्रेंडिंग हुई है, बिला वजह तो नहीं हुई, वो लोगों को बात दिल में लग गई और अच्छे वे में लगी। अच्छा। और जिनको नहीं लगी वो तो बहुत कम लोग हैं। और ना मैं उन लोगों को कोई आग देना चाहता हूँ,
ना मैं उनको समझता हूँ कि वो लोग टू बी ऑनेस्ट हुब्बे वतन है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा मुल्क बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आपके मुल्क की बात होती है तो आपके कल्चर की बात होती है, सकाफत की बात होती है, सही। तो आपके मुल्क में ये जब हमने मुल्क 1947 में हासिल हुआ, आज़ादी मिली, तो क्या उस वक्त हमारी बुनियादें उस वक्त क्या औरत स्ट्रॉन्ग नहीं थी? बिल्कुल थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अल्लाह पाक उनसे राजी है, क्या वो स्ट्रॉन्ग खातून नहीं थी? तो ये स्ट्रॉन्ग खातून के बैनर के अंडर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि औरत को बस। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कौन लोग कर रहे हैं आखिर? इतना हंगामा और ये शोर क्यों बर्पा कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं? देखें, पहली बात तो लेट्स मेक वन थिंग वेरी क्लियर, दैट 90% of people who are screaming, they don't even live in Pakistan. And that's the sad part. ये हमारे जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से ऐसा हो गया कि ऐसा लगता है कि आपका नेबर आप पे चीख रहा है, बल्कि वो होता नहीं है, वो तो अमेरिका या लंदन में बैठा होता है, ना उसका हमारे कल्चर से कोई ताल्लुक होता है। और अगर हमारे कल्चर से ताल्लुक होता तो ये जो 90% लोगों का रेला माशाल्लाह आया है जो सदफ की हिमायत कर रहा है जी, और इतनी ज्यादा हिमायत कर रहा है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो वो लोग कौन है फिर? तो ये वहां से बैठ के डुअल नेशनैलिटी रखते हैं, 2 पासपोर्ट होते हैं इनके पास, यहाँ पे गंद करते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। ठीक है शहरोज, आप क्या समझते हैं कि जो सदफ का बयान है या जो उन्होंने बात कही थी उसको ठीक तरह से समझा नहीं गया उन लोगों की जानिब से, या मतलब कि सही चुनाव बेहतर हो सकता था, इसका थोड़ा सा मजीद बेहतरी कुछ हो जाती? उससे ज्यादा सादे लफ्जों में तो कोई बोल ही नहीं सकता, कोई इसको डबल मीनिंग ना दी जाए, क्योंकि उसने बहुत सिंपल सी बात बोली है, जो जिनको समझ आई है उनको बहुत क्लियर समझ आई है, और जिनको दूसरे भी है जिनको समझ आई है, जिनको नहीं समझना, जिनको नहीं समझ आई उनके भी शहरोज हमने बात करनी है। जब शहरोज बात कर रहे थे कि मैं भी अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ, जब शहरोज ये बात कर रहे थे तो आपको ये शिकवा नहीं है कि यार मेरी भी बात हाईलाइट कर देते, मैं भी थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाता? देखो, मैं तो अपनी बीवी का ख्याल रखता हूँ कि दिल से रखता हूँ, और बहुत ज्यादा रखता हूँ, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पूरा करूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको, उसकी फैमिली को इतनी इज्जत दूँ कि क्योंकि वो देखिए मेरे साथ रहती है, अपना घर छोड़ के आई है, तो मेरा तो फर्ज बनता है एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, हमारे कल्चर ने ही हमें सिखाया है कि हमने उसको लिटरली अपने सर आंखों पे रखना है। मैं अपनी बीवी को अपने सर आंखों पे रखता हूँ, इसलिए तो उसने एक टीवी चैनल पे आके इतने खुशी से और इतने प्राउडली बोला कि वो कितना इज्जत और प्यार करती है। और देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात करना चाहूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना होगा आपने, उन्होंने कहा था कि गिव मी अ गुड मदर एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। तो आप अभी की जो हमारी पौध आ रही है ना, ये जो यंगस्टर्स हैं, जो औरतें हैं ज्यादातर, जो जिनके दिमाग में फीड किया जा रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी का गलत वे, देखिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी को गलत वे में लिया जा रहा है, वो कैसी माएँ बनेंगी? मुझे बताए ना, वो जब माएँ कैसी बनेंगी तो वो कैसे एक अच्छा नेशन प्रोवाइड करेंगी? पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमारी औरतें हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बेहयाई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से नहीं है। अब जिस तरह से हम बात करें ना ओवरऑल रिस्पॉन्ड की, तो इंडस्ट्री से किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है? इंडस्ट्री ने क्या आप लोग, जिस तरह सदफ ने जो बयान दिया है उसको वो सराह रहे हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे इतने नाम हैं जिन्होंने सपोर्ट किया और जिन्होंने नहीं किया। येट अगेन, हर किसी का तो अपना स्टाइल है सोचने का, अपनी बात है। हम किसी के घर में घुस के तो नहीं कह रहे कि जो सदफ ने कहा आप वो करें। अब जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने नहीं सपोर्ट करनी, या जिनको उसका बयानिया बुरा लगा, उन्होंने आके अपनी राय का इजहार किया, जो कि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। शहरोज, राय के इजहार पे हमने बात करनी है कि देखें, हमने भी इस मामले को देखा, दूसरी जानिब से जो कमेंट्स आ रहे थे
उनको भी देखा। वो ये कहा जा रहा था, मतलब कि वो एक नैरेटिव ये था कि भाई अगर आप अपने शौहर की इतनी खिदमत कर रही हैं तो चार दीवारी के अंदर करें। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आती है, जिस औरत ने या जिस खातून ने अपने शौहर की खिदमत करनी है वो खामोशी से चार दीवारी के अंदर खिदमत करे, लेकिन जिसने खिदमत नहीं करनी है वो बैनर उठाए, वो छपवाए, वो रैली निकाले, वो चाहे जो मर्जी करे, उसको ये हक है कि वो आवाज़ उठाए, लेकिन जो खिदमत करना चाहती है वो गुफ्तगू ना करे, चुप करके करती रही। ये क्या आप नहीं देखते डबल स्टैंडर्ड? देखिए, मुझे तो ये अफसोस है कि वो बैनर उठाने को भी इनको कहा जा रहा है। मैं इनको गलत बहक गए इसलिए गए हैं क्योंकि इनको बताया जा रहा है कि बात सुनो, क्या तुम्हें भाई से पूछना पड़ता है, तुम्हें अपने बाप से पूछना पड़ता है? अच्छा, बाप के बाद अगर दादा हयात है तो उससे भी इजाजत लेनी पड़ती है? क्या तुम पागल हो? बस जाओ, निकलो, जो करना है करो। ये वाली मोटिवेशन अगर औरतों को दी जाएगी तो कुछ वीक पड़ जाएंगी, वो फिर बैनर उठा लेंगी। तो ये जो प्रोपेगेंडा फीड किया जा रहा है हमारे नेशन को, हमारी नेशन की औरत को वीक करने के लिए। देखें, औरतें, मैंने जैसे बोला, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, गिव मी अ गुड मदर एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। रीजन बीइंग कि जब औरत कमजोर हो जाएगी और उसका सिर्फ फोकस होगा कि मैं जो करूं मुझे कोई कुछ ना कहे, मतलब बेहयाई और वल्गैरिटी की बात कर रहा हूं कि कुछ कोई सवाल ना किया जाए। और इसी बात पे अगर हम आते हैं, चलते हैं, और अगर मैं जिस तरह बेहयाई की बात कर रहा हूं और इस तरह करें, तो बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप सदफ का पास देखें, आप ये करें, मॉडलिंग की तस्वीर जो है वो शेयर की जा रही है उन्हीं लोगों की जानिब से की जा रही हैं जो ये बात करते हैं कि जी कि औरत को तो आज़ादी होनी चाहिए। देखें, वो चीज़ें अवेलेबल हैं मीडिया पे तो शेयर की जा रही हैं, कोई अपने तरफ से तो नहीं पैदा कर रहा, तो वो अवेलेबल हैं। अब देखें, सदफ ने, मैं और सदफ एक दूसरे को समझा, साथ हमने इस्लाम की नॉलेज मजीद हासिल की, कोशिश की, अल्लाह से दुआ की। मैं एज अ हस्बैंड उसको हमेशा सपोर्ट करूंगा और जिसको करना है वो करे, नहीं करना कोई बात। हमें इस हवाले से भी आपने बताना है कि हम ये बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये तो बड़ी संजीदा गुफ्तगू आपसे हो गई है, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जी कि सदफ का बयान जो है, जो ऑप्रेस्ड हैं बेचारी, उनको मजीद ऑप्रेस करेगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे, ये बात हम जानना चाहेंगे कि क्यों इतना काम करवाते हैं आप, उनको क्यों इतना पता है, ये शहरोज़ को क्यों नहीं पता? अब हम लाइटर नोट पे चलेंगे, उन सारी चीज़ों को ज़रा ना भूल के इस तरफ आए। शहरोज़ घर में कभी नाश्ता बनाता है, सदफ को देता है कि सदफ ये लो, मैंने तुम्हारे लिए आज बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार बनाता हूँ। और अच्छा, वाकई जो नाश्ते की बात है, या ऑब्वियसली मैं क्या नाम है, पहली बात तो मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरे कोई तो मैंने काफ़ी कुछ मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा ने मुझे सिखाया कि खुद से ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो माशाल्लाह मैं खुद काफ़ी अपने ऑलमोस्ट सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन जब आपका जो पार्टनर होता है, सदफ भी अपना हर काम खुद कर सकती है, लेकिन उसके सारे काम करने का पूरा ताकत मैं रखता हूँ और कर सकता हूँ। लेकिन पार्टनरशिप का क्या मकसद है? पार्टनरशिप का मकसद है कि प्यार में, इज्जत में, आप कुछ करें, मैं कुछ करूँ, हम दोनों खुश हैं। अगर हम दोनों खुश हैं कि वो, मैं उसकी खिदमत करूं, वो मेरी खिदमत करे, हम दोनों अगर इस मामले में बिल्कुल ऐसे ही है, जबरदस्ती कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई मोहब्बत में ये काम कर रहा है तो उस पर तो कम से कम तनकीद नहीं करनी चाहिए। शहरोज़, बहुत शुक्रिया, आप सबसवेरे बन का हिस्सा बने और इस अहम मामले पे हमारे साथ बात कर रहे थे। अगर कोई फैमिली खुश है उसको खुश रहने दें और छोड़ें, और मतलब कि आप इस तरह से ना करें। एक सादा सा बयान है, उसको बयान के तौर पर लें। आप अपने घर में वो बंदूक पकड़ के आपको नहीं कह रहा कि आप लाजमी तौर पर ऐसा ही करें। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि सिंध हुकूमत की बात करेंगे, अपोजिशन जमातों के तमाम एतराज़ात को भलाए ताक रखते हुए मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, महकमा बल्दियात सिंध की जानिब से मुर्तज़ा वहाब की बतौर कराची एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वो कराची के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे और कराची के तमाम जो भी मसाइल हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे हम लोग। और अब मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा और साबिक डेप्यूटी मेयर कराची वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कराची में मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के फैसले के आप क्या देख रहे हैं, क्या नताइज निकल सकते हैं, कि सूरत हाल बेहतर आएगी या फ़र्क ही नहीं पड़ता? देखें, एडमिनिस्ट्रेटर लगाना तो बिल्कुल इस वक्त ऐसा लग रहा है कि क्या पाकिस्तान में इस चीज़ की मिसाल मिलती है, जो कानून, जो आईन पाकिस्तान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कहता है, वो ये कहता है कि
90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिसाल कायम की तो आइंदा फिर वजीर आजम जब हटेगा, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी, तो फिर वो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वजीर आजम ले आए। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर्स प्रोविंशियल असेंबली जब डिसॉल्व होगी तो आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सीएम ले आए। यही तरीका इन्होंने यहाँ बल्दियात में किया है। हम इस चीज़ को मुस्तरद करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। कराची की आवाम को आज भी ये अपना गुलाम समझते हैं। इन्हें चाहिए था कि कराची की आवाम को जो उसका कानूनी, जो उसका आईनी हक है वो देते और 90 दिन के बाद इंतखाबात करवाते, बल्दियाती इंतखाबात करवाते, और उस बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में जिसको अवाम मुंतखब करे उसे इस सीट पर बैठना चाहिए। ये चाहे वो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएं, चाहे लेकिन वोरा साहब, आपकी को मर्दमशुमारी पर एतराज़ात हैं, उसके बावजूद आप सिंध में फौरी बल्दियाती इंतखाबात की डिमांड भी करें। ऐसे में अगर इलेक्शन हो भी जाते तो फायदा क्या होगा? देखें, यहाँ फायदे नुकसान की बात नहीं है, यहाँ अवाम की नुमाइंदगी की बात है। आपने 2018 के जो इलेक्शन करवाए वो पिछली मर्दमशुमारी के बेस पे करवाए ना। उस वक्त भी मर्दमशुमारी हुई थी और उसके नतीजे नहीं आए थे। तो 2018 के इलेक्शन भी पिछली मर्दमशुमारी की बेस पे हुए थे। इसी तरीके से ये जो मर्दमशुमारी के अभी नतीजे आए हैं, उसी मर्दमशुमारी की बेस पर ये इंतखाबात भी कराए जा सकते हैं। किसी भी तरीके से अवाम का जो जायज़ कानूनी आईनी हक है वो अवाम को देना चाहिए। अवाम के ऊपर लोगों को मुसल्लत नहीं करना चाहिए। ये अवाम के हक में ये बेहतर है। ये तरीक़ाकार गलत है कि आप जो है किसी को बिठा दें, एडमिनिस्ट्रेटर बना के बिठा दें। जब आपको पता है कि आप इलेक्शन जीत कर ये काम नहीं कर सकते, तो आपके पास सिंध हुकूमत है, आपका दिल करता है आप जिसको चाहे एडमिनिस्ट्रेटर बना के बिठा दें और इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग करें। ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन जो है कानूनी तौर पर 90 दिन के बाद इन्हें इलेक्शन कराना लाज़िम बोरा है। साहब, कराची से कौन से दरीना मसाइल हैं जिनको एक मौसर शहरी हुकूमत ही हल कर सकती है? शहरी हुकूमत अभी थोड़े दिनों पहले तो MQM की थी ना हुकूमत, कुछ महीने ही हुए हैं ना, कितना साल भर भी नहीं हुआ शायद जी। 30-35 अरब रुपए वो खा के चले गए। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए खाते चले जाएंगे। पहले 10 साल एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए खाते चले गए। कराची को सिंसियर लोगों की जरूरत है। कराची का कौन सा ऐसा इशू है जिसको ऊपर आप कहेंगे कि हाँ ये सही है? कराची का एक ही इशू सही है, बेहतरीन है वो इशू जिसको पूरी दुनिया मानती है कि कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। कराची पाकिस्तान को कमा कर देता है और पाकिस्तान कराची पे पल रहा है। कराची वो दूध देने वाली गाय है जिसके दूध से पूरा मुल्क मुस्तफीद हो रहा है। उसको घास कोई नहीं खिलाना चाहता। जिस दिन ये मर गई बैल, जिस दिन ये गाय मर गई, उस दिन फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ। उस दिन से डरें, उस वक्त से डरें। ठीक है बोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनके नज़दीक को ख़ास बेहतरी नहीं आएगी और पहले भी यही लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो पहले कितनी बेहतरी आई है, क्या बेहतरी आ जाएगी, उनको किसी से कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात की सूरत में हदिया अक़ीदत पेश करना बहुत बड़ी सादत है। कराची की एक नाबीना नात ख्वां आँखों की रोशनी से महरूम है, लेकिन दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जल रही है। अच्छा, दिल को छू लेने वाली आवाज़ में जब वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करती हैं तो दिल में सोज़ो गुदास पैदा होकर रिक्कत तारी होने लगती है। बड़ी मतलब बेहतरीन ये स्टूडेंट हैं, बड़ी काबिल स्टूडेंट हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी ये बहुत ही मतलब कि अच्छी बच्ची हैं, बड़ी लाइक बच्ची हैं और अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ उनको दी है। हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी। किरण वहाँ पर मौजूद थी, किरण उनसे मिलने गई। किरण हमारे लिए एक खूबसूरत सी रिपोर्ट तैयार की है। हिमरा है और हिमरा से वो मिलने गई हैं और किरण अब हमें उनसे मिलवा रही हैं। नहीं कोई औकात औगणहार दी, नहीं कोई औकात औगणहार दी,
मंगते आ तो मांग दे, मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी। कराची की रिहायशी नबी जमात की तालिब इल्म हिमरा अली, जिसकी आंखों में बीनाई तो नहीं लेकिन दिल नूर की तरह रोशन है। वालिदैन की मेहनत ने हिमरा को एक आम बच्ची की तरह जीना सिखा दिया। हिमरा देख तो नहीं सकती लेकिन अल्लाह ने उसे दीगर खूबियों से नवाजा है। पढ़ाई में अपने स्कूल में कई मेडल्स जीतने वाली हिमरा अली खूबसूरत और सुरीली आवाज की मालिक है और अपनी ये आवाज वो हमदो नात पढ़ने के लिए इस्तेमाल करती है। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, नबी तो साइम सभी है आला है, रुतबे सबके अजीमो बाला, मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया, मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। हिमरा की आवाज में पढ़ी गई हमदो नात अपनी मिसाल आप हैं। जो लोग भी इसे सुनते हैं वो दोबारा पढ़ने की फरमाइश किए बगैर नहीं रह पाते। मंगते विच है खड़ा जिब्रील वी, शान वेखो सोने दे दरबार दी, शान वेखो सोने दे दरबार दी, लहरा बहरा हो गईया घर विच मेरे, लहरा बहरा हो गईया घर विच मेरे, जद भी कीती नौकरी सरकार दी, जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा ले, जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा ले,
गल कर देने और शो पार दी, गल कर देने और शो पार दी। हिमरा की कोशिश होती है कि वो अपना सारा काम खुद करे, जबकि अपनी वालिदा का घर में हाथ भी बटाती है और भाई बहनों की पढ़ाई में उनकी रहनुमाई भी करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। हिमरा कहती है कि वो नात ख्वां भी बनना चाहती है और साथ साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट भी। वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। आई वांट टू बिकम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। मुझे स्टडी के अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ का शौक़ है, जैसे कि नात ख़ानी का मुझे ज़्यादा शौक़ है। हिमरा के वालिद का कहना है कि पाकिस्तान में हिमरा की आंखों का कोई इलाज नहीं है। उन्होंने हिमरा की परवरिश दीगर बच्चों की तरह की है और उनकी ख्वाहिश है कि हिमरा ने अपने लिए जो ख्वाब देखे हैं वो पूरे हों, जबकि हिमरा की वालिदा तो अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकती। इससे पहले हमारी फैमिली में कोई ऐसा जो ब्लाइंड नहीं था, विजुअल इम्पेयर नहीं था। जब इस तरह का हो गया तो मुख्तलिफ डॉक्टर को चेक करवाया, हर तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं ये बाई बर्थ है, इसका कोई सलूशन नहीं। तो हमने फिर हौसला रखा है और बेटी को भी हमने करेज किया। हमने कहा बेटा आप हिम्मत करें और जहाँ तक हमारी सपोर्ट है आपके साथ है। तो आगे फर्दर क्या बनना चाहती है वो हमने इसके ऊपर वो छोड़ा हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह ये इतनी खुद कॉन्फिडेंट है कि हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस फील्ड में भी ये जाना चाहें हम इसके साथ। तो लापरवाही तो ये करती नहीं है, इतनी मेहनत वाली है, ये इतनी मेहनत करती हैं तो आपको पता है कि कामयाबी फिर ये ले भी लेती हैं उस तरह। अल्लाह पाक ने अगर एक कमी दी है तो उसकी जगह बहुत ज़्यादा खूबियाँ इनमें, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये उसकी निस्बत अब बाकी भी मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, इंटेलिजेंट है, अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मेरी हिमरा अली का मुकाबला नहीं है। हिमरा का कहना है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि उसे ऐसे वालिदैन मिले जिन्होंने उसे हर पल सपोर्ट किया। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ किरण खान, 92 न्यूज़, कराची। तो आपने किरण की खुसूसी रिपोर्ट देखी है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इस कदर खूबसूरत आवाज़ है हिमरा की और जिस तरह के उसके एम्स हैं, हम उसे बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी अता करें। ये असल टैलेंट उनके वालिदैन ने कहा है कि एक कमी दी है लेकिन कितनी ज़्यादा खूबियाँ दी हैं, हर तरफ से गोल्ड मेडल्स और वो ट्रॉफीज़, इतनी ज़्यादा बहुत बहुत ज़बरदस्त। अज़्म व हिम्मत की जो है ना ये मिसाल हैं और क्या बात है, ये हीरो हैं हमारे इस मतलब पाकिस्तान की बात की जाए, इंसानियत की बात कर ली जाए, मतलब इंस्पिरेशन है कि बच्चे कैसे उस बच्ची ने मेहनत की है और फिर वो जिस तरह से कुरान या किताबें पढ़ रही थी, क्या बात है उनकी। अच्छा खैर हम आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं क्योंकि कश्मीर प्रीमियर लीग की आज ओपनिंग भी है। भारत की तमाम तर साजिशों के बावजूद कश्मीर प्रीमियर लीग जो है उसका आज से आगाज़ हो रहा है। पहला मैच शाहिद अफरीदी की रावला कोट और जो शुएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स है उनके दरमियान में खेला जाएगा। बात कर लेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ़ार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप भारत ने बहुत ज़्यादा साजिशें की हैं लेकिन अब कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है, इस इवेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना अहम है ये इवेंट? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सुबह खैर। और यकीनी तौर पर कश्मीर प्रीमियर लीग एक बड़ी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट के तकदीर को चेंज किया। हमने देखा कि पहले PSL की वजह से इंटरनेशनल प्लेयर्स आना शुरू हुए, PSL के मैचेस हुए और फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल भी पाकिस्तान में हो गया। कश्मीर प्रीमियर लीग भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन इसके दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। एक तो ये कि कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में खेलों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत तरीके से जाएगा। और मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी है, बल्कि इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है कि जो आखिरी 3-4 मैचेस हैं उनको देखने का, कि मुजफ्फराबाद की खूबसूरती तमाम फ्रेंचाइज की अगर आप या KPL के अपने पेजेस को देखें तो जब वो ग्राउंड की फुटेज डालते हैं तो सबसे पहली चीज जो ध्यान से क्या आती है वो ये है कि वाह क्या खूबसूरत, बिल्कुल बड़ा ही खूबसूरत ग्राउंड है ये तो, और बड़ा अच्छा स्टेडियम बनाया गया है। गफ्फार साहब, KPL से नए टैलेंट की उम्मीद है, कितना नया टैलेंट आ सकता है?
बिल्कुल तवक्कुआत हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ मुख्तलिफ टीमों में खेल रहे हैं। जैसे सरफराज अहमद के भाई हैं अब्दुल रहमान, जिनको अभी PSL में मौका नहीं मिला, लेकिन वो भी एक टीम में शामिल हैं। इसी तरह बहुत सारे और पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं। ऑब्वियसली जो हर टीम में 5-6 खिलाड़ी हैं वो तो सारे स्टेबल खिलाड़ी, बट 4 से 5 ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कि बिल्कुल अभी यंग ब्रीड हैं, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, ये अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं है, ये PSL भी नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लड़के अपने आप को तैयार करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप। बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं होगा इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह या PSL की तरह, बट कंपटीशन वैसे ही है। बहुत ज्यादा जो है वो इसकी अच्छी ब्रॉडकास्ट हो रही है। दुनिया के 26 से 27 ममालिक के अंदर ही जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इसको फॉलो किया जा रहा है, हम भी इसकी बात कर रहे हैं और इसी तरह बहुत सारे और मीडिया के लोग बात कर रहे हैं। तो इसकी अहमियत बड़ी जबरदस्त है और यंगस्टर जो हैं आई थिंक स्पेशली कश्मीर के बच्चों के लिए तो ये गेम चेंजर कैटेगरी। ठीक है, गेम चेंजर हो सकता है। गफार भाई बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और आज आप सबने मैचेस देखने हैं, बड़े बेहतरीन मैचेस होने जा रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।